हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी लोग जुड़ जाइए। आज है 23 जनवरी और आज के जो चर्चित करंट अफेयर्स है आज हम लोग उसके बारे में देखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आज का थॉट है, जैसा परिणाम चाहिए वैसा परिश्रम करो। यानी कि आपको जैसा अपना भविष्य बनाना है उसके अनुसार आपको परिश्रम करना ही होगा। आज आप अपने वर्तमान में कार्य करेंगे तभी आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। तो अपने वर्तमान में कार्य करिए, मेहनत करिए। जो भी आपने लक्ष्य तय किया है उसके लिए आज ही आपको काम करना होगा। अपने काम को आज के ना करके कल के लिए टालने की कोशिश ना करें। जो कार्य आज का है वो आज ही करके खत्म करें। तो चलिए इसी सोच और विचार के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एडिशन त्रिपक्षीय तटरक्षक दोस्ती अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है। तो ये भारत, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया। देखिए दोस्ती अभ्यास जो है 1991 92 के बीच में भारत एंड मालदीव इन दोनों देशों के बीच शुरू हुआ था। उसके बाद 2012 में श्रीलंका इससे जुड़ गया और ये त्रिपक्षीय बन गया। बांग्लादेश बांग्लादेश जो है इसमें ऑब्जर्वर है, यानी कि सिर्फ वो ऑब्जर्व कर रहा है, अभी इसका सदस्य नहीं बना। ये अभ्यास वो नहीं करता है लेकिन ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर है, पर्यवेक्षक जो होते हैं वो, यानी कि अभी सिर्फ देख रहा है कि कैसे क्या हो रहा है, अभी ये इसका सदस्य नहीं बना है। ये अभ्यास जो है तट रक्षक यानी कोस्ट कोस्ट गार्ड का अभ्यास है। कोस्ट गार्ड का अभ्यास है और ये अभी इसका 17वां एडिशन मॉलदीव्स मॉलदीव्स में मॉलदीव्स में आयोजित हुआ है। मॉलदीव्स में 17वां एडिशन इसका आयोजित किया गया है। मॉलदीव्स के माले माले में इसको होस्ट किया गया 17वां एडिशन। और ये द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी कि 2 वर्षों में एक बार ये आयोजन होता है। द्विवार्षिक ये अभ्यास है। इस बार के एडिशन में भारत की तरफ से कौन सा शिप गया है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो वज्र शिप है ये अभी भाग लेने के लिए वहां गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा, समुद्री प्रदूषण, तेल रिसाव और आपात स्थिति में सहायता करना, यानी आपस में सहयोग करना इसका उद्देश्य है। ये जो है ये भारत के द्वारा सागर प्रोजेक्ट जो भारत के द्वारा चलाया जाता है उसके तहत उसके अंडर ये किया जाता है। सागर प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इसका फुल फॉर्म है। और इसी के तहत
भारत हिंद महासागर और जो प्रशांत महासागर का एरिया है उसकी सुरक्षा के लिए ये अभ्यास किया जाता है। और भारत का एक और पॉलिसी है पड़ोसी प्रथम यानी कि नेबरहुड फर्स्ट, इसके तहत इसको किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेडा की सहायक कंपनी ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड के द्वारा किस ने अपना पहला इंटरनेशनल हरित ऊर्जा ऋण किस देश के लिए स्वीकार किया है? तो ये जाम्बिया के लिए स्वीकार किया गया है। जाम्बिया के स्वर्णा सोलर को ये ऋण प्रदान किया गया, जो लिमिटेड कंपनी है उसको ये ऋण प्रदान किया गया और कितना दिया गया है? 22.5 मिलियन डॉलर का यहाँ पे ऋण दिया गया। और ये इरेडा की जो कंपनी है इसकी पहली ऐसी ऋण जो किसी इंटरनेशनल लेवल पर किसी को कर्ज दिया गया है इस कंपनी के द्वारा। लाभार्थी कंपनी स्वर्णा सोलर लिमिटेड है। इरेडा का फुल फॉर्म है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म है। और ये रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के अंदर कार्य करता है, मंत्रालय के अंदर काम करता है। ये बना कब था? तो ये 1987 में इसको बनाया गया था। जाम्बिया के बारे में भी देख लेते हैं। जाम्बिया ये अफ्रीका महादेश का ये देश है और इसकी राजधानी क्या है? लुसाका इसकी राजधानी है। ये एक लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक का अर्थ होता है कि इसका जो बॉर्डर है यानी कि धरातल वाली जो बॉर्डर है वो किसी भी समुद्र से नहीं लगती है, बल्कि जो और भी बाकी इसके आस पड़ोसी होंगे उनसे इसकी बॉर्डर लगती है। इसका किसी भी समुद्री बॉर्डर यानी कि जो वाटर बॉडी होती है उससे इसका बॉर्डर नहीं लगता है, इसीलिए इसको लैंडलॉक का यही अर्थ होता है। यहाँ पर एक इसकी प्रमुख नदी है, उसका नाम है जाम्बेजी नदी। यहाँ पर प्रमुख नदी है। यहाँ पर एक वाटरफॉल यानी झरना वाटरफॉल है विक्टोरिया। इसकी मुद्रा क्या है यानी यहाँ करेंसी कौन सी चलती है? तो यहाँ मुद्रा है क्वाचा, इसकी मुद्रा है। और यहाँ की जो स्वर्णा लिमिटेड कंपनी है उसको सोलर पावर के लिए ऋण प्रदान किया गया है। कितना सोलर पावर उत्पादन करेंगे? तो 100 मेगावाट का ये पावर उत्पादन करेंगे। 22.5 डॉलर मिलियन जो है इनको ऋण प्रदान किया गया है। और ये जो भारत की एसडीजी गोल है, उसका गोल नंबर 6 जो है उस पर ये फोकस करता है, उसी के तहत ये ऋण प्रदान किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही हाई सीज ट्रीटी BBNJ एग्रीमेंट जो 20 जनवरी 2026 को लागू होगा, इसे किस संस्था के द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो देखिए इसे अनक्लॉज के द्वारा यानी कि ये UN की ही एक बॉडी है, उसके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। ये ट्रीटी जो है ये है एक ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि है जिसे राष्ट्रीय अधिकार से क्षेत्र से बाहर जो क्षेत्र होते हैं उसके लिए ये लाया गया है और इसको लागू कर दिया गया है 20 जनवरी 2026 को इसको लागू कर दिया गया है।
बीवीजेन का मतलब है राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जो जैव विविधता है उसकी सुरक्षा के लिए इसको लाया गया है। देखिए, अगर भारत का ही मैप ले लेते हैं, भारत का ही मैप ले लेते हैं तो देखिए जो समुद्र लगा हुआ है इस साइड, उसको अगर हिंद महासागर में ही देख ले तो 12 नॉटिकल का जो माइल वाटर होता है, 12 नॉटिकल माइल का जो वाटर होता है, ये टेरिटोरियल टेरिटोरियल वाटर है। यानी कि जिस जिस भी देश का बॉर्डर जिस वाटर बॉडी से लग रही है उसके 12 नॉटिकल माइल का वाटर जो होता है वो उसका पूरा अधिकार उसका उस जो देश लगा हुआ है, बॉर्डर लगा हुआ है, उसी का होता है। यानी कि वहां पे मछली पालन, कोई तेल तेल उत्पादन करना, कच्चा तेल का खोज करना, ये सब उस देश के अधिकार में आता है। और उसके बाद यहाँ पे 24 नॉटिकल माइल वाटर वाटर जो है इसको कंटोंजियंस कंटोंजियंस जोन कहा जाता है। कंटोंजियंस जोन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ 200 नॉटिकल माइल 200 नॉटिकल माइल का जो वाटर होता है इसको एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव जोन कहा जाता है। और इसी के बाद इंटरनेशनल वाटर शुरू होता है किसी भी समुद्र में, तो उसी की सुरक्षा के लिए इसको अभी लाया गया है। उसी की सुरक्षा के लिए इसको लाया गया है। और इसमें कितने देश हैं? तो इसमें 91 देशों ने इसे साइन किया है साइन साइन किया है। लेकिन जो अभी लागू हुआ है वो 83 देश यानी 91 देशों में से 83 जो देश हैं उन्होंने लागू कर दिया है। अभी जनवरी 2026 में इसको लागू कर दिया है। इसको बनाने की बात हुई थी 2020 में इसको बनाने की बात चली। उसके बाद 2023 में इसको बनाया गया इसको 2023 में। इसका थीम रखा गया है 30 बाय 30 गोल। यानी कि 30% का जो पानी है, वाटर है, समुद्री पानी है, उसको समुद्र का पानी है उसकी सुरक्षा के लिए 2030 तक इसका टारगेट रखा गया है। जो मैंने आपको बताया कि 200 किलोमीटर जो नॉटिकल माइल है उसके बाद का जो पानी है वो इंटरनेशनल बॉडी होता है। उसमें किसी भी देश का शिप जो होगा या जो भी नेवी की शिप होगी वो सब उसमें आ जा सकती हैं। वहां किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। इसीलिए उसी की सुरक्षा, उसके प्रदूषण को रोकथाम करना, यही इसका कार्य है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य उद्देश्य राष्ट्रीय सीमा जो मैंने अभी आपको बताया कि 200 नॉटिकल माइल के बाद वाला जो सीमाएं हैं उनसे उनसे परे उनकी सुरक्षा करना। राष्ट्रीय सीमाओं से परे परे खुले समुद्र में उसकी जीवन रक्षा करना। यानी कि जो भी समुद्र में प्रजाति पाई जाती है उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, वहां पे गंदगी ना फैले, वहां पे प्रदूषण जो हो रहा है वो उसकी रोकथाम की जा सके, इसीलिए किया गया है। और यूएन की जो बॉडी है उसके द्वारा ही यूएन की बॉडी यूएन एनक्लॉज जो है इसी के तहत इसको लागू किया जाता है। यही जो संस्था है इसको रेगुलेट करती है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? अगर इसका कार्य देखें, कार्य क्या है इसका? तो कार्य है समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण प्रभाव का आकलन करना, पर्यावरण प्रभाव का आकलन
आकलन आकलन करना, समुद्री अनुवांशिक संसाधन जो है, यानी कि इन संसाधनों का कैसे उपयोग किया जाए, उन पर वार्ता करना, उसको सतत रूप से यूज करना, ताकि जो संसाधन अभी बचे हैं वो भविष्य के लिए भी बची रहे। क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, यानी कि विकसित देश और विकासशील देश को तकनीकी आपस में एक दूसरे को मदद देना ही इसका कार्य है। आई होप आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे। मैंने इसको पूरी तरह इसलिए बताया ताकि आप लोग को पूरी जानकारी इसके बारे में रहे, और एग्जाम्स में अगर कोई क्वेश्चन बने तो आप लोग उसको अच्छे से बना सके। और इसका दूसरा नाम क्या है? हाई सीज ट्रीटी भी इसको कहा जाता है। BBNJ का फुल फॉर्म है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, हाई सीज ट्रीटी, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये अभी लागू हो गया है 83 देशों में। और भारत भी इसका साइन किया है। भारत ने भी इसको साइन किया है, लेकिन अभी लागू नहीं किया है। लागू नहीं किया। अभी भारत सोच विचार कर रहा है कि इसको लागू करना है या नहीं, क्योंकि ये जो है ये लीगली बाउंडेड है, यानी कि अगर इस पर किसी ने साइन कर लिया है तो इसकी जो नियम है, जो कानून है, उसको मानना ही होगा। इसीलिए ये लीगली बाउंडेड है। तो भारत अभी इस पे सोच रहा है कि इसको लागू करना है या नहीं करना है। तो अभी भारत ने इस पर लागू नहीं किया है, बल्कि साइन किया है। साइन जो 91 देशों ने साइन किया है, उस पे भारत ने भी साइन किया है, लेकिन अभी लागू नहीं किया है, बल्कि 83 देशों में लागू हो गया है। देखिए, मैंने इसके बारे में आसपास के जितने भी न्यूज थे या जितनी भी इसकी जानकारी थी, वो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जो भी चीजें मुद्दे में रहती है, चर्चे में रहती है, उस पर क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। इसीलिए मैंने आज इसको थोड़ा टाइम लेके ज्यादा आपको समझाया। पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये लुधियाना में बनाया जा रहा है, पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी। डॉग सेंचुरी क्यों बनाया जा रहा है? अभी आपने न्यूज में देखा होगा या कहीं सोशल मीडिया पर भी आपने कहीं देखा होगा कि दिल्ली में जो हाई कोर्ट, माफ करिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है, भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है, उसने ये फैसला सुनाया था कि जो दिल्ली NCR के जो डॉग्स हैं उन सबको पकड़ के ले जाए, शेल्टर में ले जाया जाए और उनको वैक्सीन दिया जाए, ताकि जो रेबीज के केस बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इसके लिए वहां पर ये कार्य किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन फिर बहुत सारे प्रदर्शन हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ मामलों पर अभी स्थगित कर दिया है, और अभी डॉग्स को वहीं आसपास छोड़ दिया गया है। और अभी ये पंजाब ने भी रेबीज की बीमारी को ही लेकर इसको बनाया है। तो अभी जो सेंचुरी बनाया गया है, रेबीज जो बीमारी है, इसी को कंट्रोल करने के लिए, रेबीज के जो केस हैं, इसी को कंट्रोल करने के लिए इसको लाया गया है। और इसमें डॉग्स जो है उनको डॉग जो है डॉग्स जो है इनको रहना, खाना और वैक्सीन दिया जाएगा, ताकि ये जो रेबीज के केस है उस पर कंट्रोल किया जा सके। इसमें यहाँ पर इस सेंचुरी में 500 डॉग्स को रखा जाएगा। 500 डॉग्स को रखा जाएगा। रेबीज बीमारी के बारे में देखें तो रेबीज जो बीमारी है, इसके बारे में देखें। रेबीज जो बीमारी है, ये RNA बेस है। RNA बेस जो कोरोना था वो भी इसी पर बेस था। और इसका रेबीज का दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को
ये रेबीज डे मनाया जाता है। और इसका वैक्सीन किसने बनाया था? वैक्सीन बनाया था लुईस पास्चर। लुईस पास्चर के द्वारा इसके लिए वैक्सीन बनाया गया था। और ये एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी का अर्थ होता है कि ये पशुओं से मानवों में हो सकता है, और होता भी है, मानवों में होता है। और इसका वायरस क्या है? इसका वायरस है रेब्डो वायरस। इसका वायरस है। और ये जब बीमारी हो जाता है तो लोगों को हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगना, जो अभी ठंड में बहुत लोगों को लगता है। हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगना। डर लगना ये इसके कारण होता है। और WHO का जो टारगेट है इसको खत्म करने का, वो टारगेट है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको खत्म करने का टारगेट 2030 है। 2030 को टारगेट रखा है WHO ने, ताकि वो रेबीज बीमारी को खत्म कर सके। सुनीता विलियम्स ने हाल ही में नासा से रिटायरमेंट ले लिया। वो नासा में कब शामिल हुई थी? देखिए, सुनीता विलियम्स जो हैं, इनके पिता भारत से थे। भारत में कहाँ से? गुजरात से इनके पिता भारत से थे। तो ये भारतीय अमेरिकन है, यानी कि ये भारत की भी है और अमेरिका से भी। और इनका जन्म ही अमेरिका में हुआ था। जन्म इनका अमेरिका में हुआ। वहीं पर इनका जन्म हुआ, इसीलिए ये अमेरिकन भी है और भारतीय भी हैं। तो ये नासा में कब शामिल हुई थी? एस्ट्रोनॉट के तौर पे। तो ये 1998 में शामिल हुई थी। और इन्होंने 27 वर्षों तक कार्य किया नासा में। नासा क्या है? नासा है जो USA है, उसकी स्पेस एजेंसी है नासा। और ये अभी रिटायरमेंट लेने का घोषणा कर दिया इन्होंने। रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी नासा से। जब ये नासा में शामिल कब हुई थी? तो 1998 में ये शामिल हुई थी। इनसे जुड़े कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं, उनको देख लेते हैं। तो इनसे जुड़े कुछ रिकॉर्ड हैं। सुनीता विलियम्स जो है, सुनीता विलियम्स जो हैं, इनसे जुड़े कुछ रिकॉर्ड हैं। जैसे देखिए, ये काफी बार स्पेस पे, अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहां भी जा चुकी हैं। तो ये स्पेस पर यानी कि अंतरिक्ष में कितने दिनों तक रहने का रिकॉर्ड बना चुकी हैं? तो ये 608 दिनों तक वहां रह चुकी हैं। 608 दिनों तक वहां रह चुकी हैं। और यहाँ स्पेस वॉक क्या होता है? स्पेस वॉक वो होता है जब कभी जो अंतरिक्ष यान यानी स्पेस क्राफ्ट होता है, उसमें अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो जो उसमें एस्ट्रोनॉट होते हैं वो बाहर निकल के उसकी मरम्मत, उसकी देख रेख करते हैं। उसी को हम लोग स्पेस वॉक कहते हैं। तो इन्होंने कितनी बार किया? तो ये स्पेस वॉक इन्होंने 9 बार किया है। और ये स्पेस पर फंस गई थी, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, इस पर ये फंस गई थी। और इनको वापस कब लाया गई? 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गई थी 1 महीने के लिए। लेकिन ये वहां लगता है 10 से 11 महीने के लिए वहां अटक गई। तो फिर इनको वापस लाया गया कब? 18 मार्च 2025 को वापस लाया गया इनको। वापस लाया गया पृथ्वी पर। और कौन सी क्रू से इनको लाया गया, यानी कौन से यान से लाया गया? तो क्रू 9 से एक स्पेस क्राफ्ट था, उससे ही इनको लाया गया। और फ्लोरिडा USA में वो लैंड किया और फिर ये पृथ्वी पर वापस आ सकी। तो अभी
इन्होंने रिटायरमेंट का घोषणा कर दिया है। सीआरपीएफ के डीआईजी जनवरी 2026 में किन्हें नियुक्त किया गया है? डीआईजी का अर्थ है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, इसका फुल फॉर्म है। और ये भी जनवरी 2026 में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये रवि शंकर छवि हैं, इनको नियुक्त किया गया है सीआरपीएफ में। रवि शंकर छवि जो हैं, इनको जनवरी 2026 में नियुक्त किया गया। और ये जो हैं यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। आईपीएस अधिकारी हैं 2007 बैच के ये अधिकारी हैं, आईपीएस हैं। सीआरपीएफ के बारे में जाने। सीआरपीएफ जो है इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था इसका क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, इसका पुराना नाम है। इसका पुराना नाम है। और ये कब बना था? 1939, यानी कि ये ब्रिटिश शासन जब था तभी इसको बनाया गया था। और ये गृह मंत्रालय इसको रेगुलेट करता है, उसके अंदर आता है। और ये सीएपीएफ के अंदर काम करता है। सीएपीएफ के बारे में भी अगर जाने, सीएपीएफ में काफी सारी सेनाएं आती हैं, जैसे कि सीएपीएफ के बारे में देखें तो इसमें बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल का पुराना नाम था चचर राइफल्स, इसका पुराना नाम था सीआईएसएफ, एनएसजी कमांडो और सीआरपीएफ। तो बीएसएफ कब बना था? 1965 में ये बना। आईटीबीपी 1962 में बना। एसएसबी कब बना था? 1963 में इसको बनाया गया। असम राइफल जो भारत की सबसे पुरानी आर्म्ड फोर्स है, क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में भी कई बार देखा गया है कि ये क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे पुरानी आर्म्ड फोर्स कौन सी है, तो वो है असम राइफल, और इसका पुराना नाम चचर राइफल्स भी है। तो ये 1835 में बना था। सीआईएसएफ कब बना है? 1969 में ये बना है। एनएसजी कमांडो 1986 में बनाया गया इसको, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया 1939 में इसको बनाया गया, क्योंकि ये ब्रिटेन के समय पर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन का दर्जा दिया गया है? तो इको सेंसिटिव जोन का दर्जा किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया है? तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, इसके द्वारा इसे अभी इको सेंसिटिव जोन का दर्जा दिया गया है। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? जैसे देखिए, अगर कोई भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके 10 किलोमीटर का क्षेत्र अगर मान लीजिए कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क है, तो उसके 10 किलोमीटर का क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है, ताकि कोई भी मानव एक्टिविटी यहाँ पर ना हो। और अभी कुंभलगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके 1 किलोमीटर का क्षेत्र, यानी कुंभलगढ़ अगर यहाँ है तो उसके 1 किलोमीटर के क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए इसे इको सेंसिटिव जोन का दर्जा दिया गया है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जाने तो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ
सेंचुरी के बारे में देखें तो ये कहाँ है, ये राजस्थान में है। राजस्थान में ये स्थित है। अरावली पहाड़ी के अंदर पहाड़ी है यहाँ पर, अरावली पहाड़ी। यहाँ पर वानास नदी है, वानस नदी। इस नदी को वन की आस भी कहा जाता है, वन की आस। यहाँ पर फॉरेस्ट कैसा है, तो यहाँ पे जंगल जो है वो डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पर है। और यहाँ पर प्रजाति कौन कौन सी पाई जाती है, यहाँ की प्रजाति कौन कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ नील गाय, इंडियन पैंगोलिन, लेपर्ड, ये सब प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड, इसका फुल फॉर्म है। इसको बनाया कब गया था, 1944 में इसको बनाया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय, यूएसए इसका मुख्यालय है। और 1945 में ये काम करना शुरू करता है, 1945 में काम करना शुरू करता है। और ये वर्ल्ड बैंक के साथ ही बना था, यानी इन दोनों को जुड़वा भी कहा जाता है। और इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसको हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये प्रकाशित करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसके द्वारा ये रिपोर्ट भी जारी किया जाता है। और अभी इसने भारत का जो आर्थिक विकास दर है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 7.3% कर दिया गया है। और ये अभी बढ़ाया गया है, पहले इसने कुछ और बताया था, लेकिन अब ये बढ़ाकर अभी ये बताया गया है। आर्थिक विकास दर का अनुमान का अर्थ ये है कि 2025-26 के बीच में भारत के अंदर कितनी ग्रोथ होगी, कितनी जो विकास के चरण है वो कितना होगा, उसको इसने अनुमान लगाया। और ये हर साल अनुमान लगाता है और साल में कई बार लगाते हैं। तो एग्जाम्स में उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये न्यूज़पेपर में था तो मैंने इसको आपको पढ़ा दिया। और इसने अभी 2026 में वैश्विक विकास जो है उसको 3.3% की स्थिर रहने का भी अनुमान लगाया है। तो ये लोग अनुमान लगाते हैं और ये साल में कई बार आता है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा, और भी 2-3 ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा भी भारत की विकास दर को अनुमानित किया जाता है। लेकिन वो एग्जाम्स में बहुत ही रेयर केस में आता है। वो जो ऑर्गेनाइजेशन इसको बताती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि हम लोग इसको ना जान के आईएमएफ के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आईएमएफ से ही क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अभी ये न्यूज़पेपर में था तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये साल में कई बार बताते हैं तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। किस राज्य के द्वारा आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत खाता धारकों को 104 करोड़ रुपए लौटाए हैं? तो ये गुजरात के द्वारा, गुजरात राज्य में ऐसा एक अभियान चल रहा था, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान। इसके तहत जो पैसे बैंक में रख के या पॉलिसी या जो भी बीमा कंपनियां होती हैं उनके पास जो जनता की पैसे जमा रहते हैं और वो वापस नहीं कोई लेने आता है, वही पैसे अभी ये लौटाए गए हैं इसके तहत। इसका उद्देश्य यही था,
उद्देश्य उद्देश्य क्या था? ये सुनिश्चित करना, ये देखना कि नागरिकों जो वहां की जनता है, नागरिकों की मेहनत की कमाई जो उनके वैध मालिकों तक पहुंच सके, यही इसका उद्देश्य था। ऐसी कई बीमा कंपनियां और बैंक में पैसे होते हैं जो लावारिस पड़े होते हैं, यानी कि उसको कोई क्लेम करने नहीं आता, वही इस पैसे को लौटाना इस अभियान का कार्य था। और ये अभियान किसके तहत चलाया गया था? तो ये राष्ट्रव्यापी वित्तीय साक्षरता वित्तीय साक्षरता वित्तीय साक्षरता और जागरूकता पहल के तहत ये चलाया जा रहा था, ताकि नागरिकों को उनकी जो भी उस पैसे का या जो भी उस संपत्ति का अधिकारी है उस तक ये पैसा पहुंचाया जा सके। तो ये अभी 104 करोड़ रुपए जो थे खाता धारकों के, वो उनको लौटा दिया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किस भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? किसे भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया? तो ये अमेलिया वॉल्वरेडे जो है, इनको नियुक्त किया गया है। अमेलिया जो हैं ये 2015 से 2023 के बीच में कोस्टा रिकन महिला राष्ट्रीय टीम की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली कोच भी रह चुकी हैं। कोस्टा रिकन जो महिला राष्ट्रीय टीम है, उसकी ये काफी लंबे समय तक कोच भी रह चुकी है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये है AIFF, यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। इसकी स्थापना 23 जून 1937 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और अभी ये जो संस्था है, ये फुटबॉल की सर्वोच्च प्रशासक इकाई है भारत में। प्रशासक इकाई या निकाय। और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे इनके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और ये कल्याण चौबे जो है, ये पूर्व भारतीय फुटबॉल गोलकीपर भी रह चुके हैं और वर्तमान में एक भाजपा के नेता हैं। और इनको कब नियुक्त किया गया था? 2022 में इनको नियुक्त किया गया था। इसमें फुटबॉलर जो ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, उसके अभी ये अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। किस राज्य के पुलिस के द्वारा राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है? तो ये पंजाब पुलिस के द्वारा अभी इसको शुरू किया गया है, ताकि जो राज्य में गैंगस्टर गतिविधियां हो रही है उसको रोका जा सके। इस ऑपरेशन में 12,000 कर्मी और 2,000 पुलिस टीम वो साथ में मिलके एक बड़े पैमाने पर इसे राज्यव्यापी तौर पे चलाया जा रहा है। पूरे पंजाब में एक साथ छापा मारा जा रहा है।
और यहाँ के जो पुलिस के महानिदेशक हैं, पुलिस महानिदेशक जो हैं गौरव यादव, उनके द्वारा इसको अभी घोषणा किया गया चंडीगढ़ से कि हम ऐसा कुछ चला रहे हैं ताकि हम राज्य में जो गैंगस्टर जो आतंकवादी गतिविधि है उसको कंट्रोल कर सके और उसे रोक सके और पंजाब को गैंगस्टर मुक्त बनाया जा सके। इसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और सब जगह छापेमारी भी की जा रही है। और इसको भगवंत मान जो यहाँ के सीएम ने है, उन्होंने इसे कहा कि ये गैंगस्टरों के ऊपर एक मुहिम का हिस्सा है। तो ये यहाँ के सीएम है भगवंत मान। चलिए आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और सबसे बड़ी बात आप लोग नोट्स बनाइए, क्योंकि बिना नोट्स के आप याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि थोड़े देर में आप उसे भूल जाएंगे। तो उससे पहले कि आप भूल जाएं, आप नोट्स बनाएंगे तो आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग नोट्स बनाइए डेली बेसिस पर, ताकि आप लोग को सारी चीजें याद रह सके। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो मी ऑन टेलीग्राम। अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं। बाय सभी को।